चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? परावर्तन के नियम कल हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक ना। आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। आजकल जैसे सबको स्मार्टफोन रखता है ना, तो स्मार्टफोन में फ़ोटो जब खींचते हैं तो कहाँ जाकर देखते हैं? इमेज में या एल्बम में ना। और फोटो को देखना रहता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है क्या चीज़? इमेज। इमेज इमेज का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब फोटो ना, तस्वीर, यही चीज़ ना। तो प्रतिबिंब कहते किसको हैं या प्रतिबिंब होता क्या है? कभी आईना के सामने खड़ा हुए हो? रोज में होते होगे, हाँ, बाल चीरने के समय देखे तो नहीं, हाँ ठीक है देखी थी, इसी यही नहीं करते हैं, हाँ। तो आखिर हम उसमें क्यों दिखते हैं? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो, बस अरे घर रहना है ना, देख लिया, यही नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन क्यों हम दिखते हैं ऐसा कभी नहीं सोचे, हाँ। तो हम उसमें दिखते हैं। कभी कभी सैलून में गए हो? सैलून में अच्छा कोई ऐना ऐसा भी होता है ना कि किसी, या कभी चम्मच देखे हो? चम्मच, हाँ, चम्मच में मुंह देख के देखे हो अपना? नहीं देखे हो? देखना। या किसी बर्तन, लोटा देखे हो ना, लोटा, उसमें देखना। या चम्मच को एक तरफ से इधर गड्ढा तरफ से मुंह देखना और फिर उसको पलट के मुंह देखना, हाँ, तो थोड़ा फर्क दिखाई देता है। यानी कि बहुत तरह के चीज़ होते हैं जिसमें कि इमेज अलग अलग तरह के बनते हैं। आई बात समझ में? बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं। तो वैसे चीज़ जिसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग पहले सोचेंगे कि वो प्रतिबिंब बनता क्यों है ना। तो प्रतिबिंब इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़? परावर्तन। तो परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो लोग ऐसा कैसे होता है सर? परावर्तन कहाँ पढ़ाए थे? ऐसा नका में से हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, तो परावर्तन, ये सब गलत बात नहीं। देखो परावर्तन के मतलब ही होता है टकरा के वापस आना। सीधा ठेठ देहाती में जान जाओ, परावर्तन का मतलब ही होता है क्या चीज़? किसी चीज़ से टकरा कर वापस लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा इमेज तब बनता है जब हम मिरर के सामने मतलब दर्पण के सामने ना खड़ा होते हैं, और खड़ा होने के बाद हमसे आने वाली प्रकाश की किरण, जैसे वो प्रकाश की किरण हम तक आया, और हम तक आने के बाद हमारे पास से जो प्रकाश की किरण वहाँ से यहाँ आया, यहाँ से कहाँ? दर्पण में जाता है, और दर्पण से टकराने के बाद पुनः हमारी आँखों तक आता है, तब हम लोग अपना प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। आई बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं से? प्रतिबिंब तब बनता है जब मान लो किसी सोर्स से, मान लो कि बल्ब है या टॉर्च है, टॉर्च को रखो, टॉर्च को ऐसे जलाओ यहाँ से, ठीक। तो जब जलाओगे और बीच में इसको रखोगे तो प्रकाश तो इससे पार नहीं हो सकता है। तो प्रकाश जब पार नहीं हो सकता है तो एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से, और कुछ किरण इसके बगल बगल से पार होंगे, और वो किरण यहाँ से जो पार होंगे से जाके दर्पण में टकराएंगे, ठीक। और टकराने के बाद वह फिर हमारे आँखों तक आते हैं, तब ना हम किसी चीज़ को देखेंगे। अब आँख है नहीं है तो क्या देखोगे? लो ऐसे नहीं टटोलोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर गुजरती है, और गुजरने के बाद जाके दर्पण में टकराने के बाद परावर्तन होता है। क्या है कि परावर्तन यानी कि टकरा के वापस लौटना, है बात समझ में? तो टकरा के जब वापस लौटती है तो जो प्रतिबिंब है उसका फोटो जो है से हमारे आँख में बनता है कि वो कैसा है, तो ये ऐसा दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो कहो कि हाँ तो दर्पण के सामने कह दिए, अब यो हमारा पेंसिल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो वो तभी हो रहा है जब ये जो है से प्रकाश इससे टकरा के और तुम्हारे आँख तक वापस आ रहा है। अगर टकरा के वापस नहीं आता तो ये दिखाई नहीं देता। जैसे शीशा में अगर प्रकाश इधर से उधर जाए तो तुमको दिखाई थोड़ी नहीं देगा कुछ। मान लो शीशा के सामने इसको रखोगे, तो शीशा के सामने इसको रखोगे तो ये नहीं दिखाई देगा तुमको। कभी देख के देखना, जैसे शीशा है, शीशा मतलब आर पार, दर्पण नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना, दर्पण नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शीशा, ठीक ना। तो शीशा मतलब एक तरफ से प्लेन शीशा, एक तरफ से लाइट गया, दूसरी तरफ निकल गया, तो निकल गया यानी टकरा के वापस नहीं आया, आर पार हो गया, तो वहाँ पर हमको इसको दिखाई नहीं देगा। आई बात समझ में? तो वो बात हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है? परावर्तन। और परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना।
तो जब टकरा के वापस आता है तब हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब कहते किसको है भाई? तो प्रतिबिंब देखो यहाँ कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने रखते हैं। किसके सामने? दर्पण के सामने रखते हैं और रखते हैं तो वस्तु से आने वाली कोई भी वस्तु, हम हो, तुम हो, पेंसिल हो, बुक हो, कुछ भी हो, तो वस्तु से आने वाली मतलब वस्तु से होके जो गुजर रहा है, आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से, मतलब वहां से चला तो कहाँ जाएगा? दर्पण के पास पहले जाएगा। दर्पण के तल से परावर्तित होकर मतलब टकरा के वापस लौटना ना, तो परावर्तित होकर यानी टकरा के वापस लौटने पर होकर हमारी कहाँ पहुँचता है? आँखों तक पहुँचता है। और जब आँख पर आता है यानी आँख पर पड़ता है, जिसके कारण हमें वस्तु की आकृति, मोटा है, पतला है, दुबला है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, वो दिखाई देता है। ठीक है, तो आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? इतना कैसे बनता है प्रतिबिंब भाई? तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने हम लोग रखते हैं, देखो याद हो जाना चाहिए यहीं पे, घरे रट्टे से नहीं याद होगा, सुन लो, याद होना चाहिए। देखो क्या है भाई? तो कहता है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने हम रखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, उस वस्तु से प्रकाश की किरणें, मान लो कि किसी प्रकाश रहेगा तभी दिखाई देगा, अंधेरा कमरा में कुछ नहीं दिखाई देगा, ये तो जान रहे हो। तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के वापस लौटता है और वापस लौट के कहाँ आता है? हमारी आंखों तक आता है। तो हम उस वस्तु के आकृति को देख पाते हैं। और यह देखने की घटना, यह आकृति जो हम लोग देखते हैं, इसी को क्या कहते हैं? बात समझ में आई? फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुन लेना। क्या भाई? कि जब किसी वस्तु को क्या करते हैं? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम उस वस्तु की प्रकृति को देख पाते हैं। ठीक ना? और उस वस्तु की प्रकृति ही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब होता कितने प्रकार के है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं ना। वो दो प्रकार कौन कौन भाई? तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं सर? वास्तविक प्रतिबिंब वैसा होता है जिसे हम पर्दा पर देख सकते हैं। आई बात समझ में? जिसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब सर हमें नहीं पता चल रहा है। तो देखो कोई वस्तु दर्पण के सामने रख दिए, दर्पण है हमारे पास, दर्पण के सामने एक वस्तु रखे हैं, इसको हम लोग मान लीजिए कि क्या है? वस्तु है। ये वस्तु रख दिए और वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण देख रहे हो ना, प्रकाश की किरण यहाँ से वस्तु से आया, आने के बाद टकराने के बाद क्या हुआ? लौट गया। तो लौट गया तो फिर और भी तो प्रकाश की किरण आए, तो यहाँ से आने के बाद ये भी जैसे वक्रता केंद्र से, इसे यह भी नहीं समझ में आएगा वक्रता केंद्र क्या होता है, पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखो यहाँ से, तो जहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पे कटती हैं, देखो यहाँ कट रहा है तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। तो इस प्रतिबिंब को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, जो हम लोग आईना में अपने आप को देखते हैं तो वो क्या है? उसको पर्दा पर उतार सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसको कहते हैं आभासीय प्रतिबिंब ना। और जिसको हम लोग पर्दा पर, सिनेमा वगैरह पर देखते हैं ना पर्दा में, तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आई बात समझ में? तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। और दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा होता है जो हम लोग पर्दा पर देख सकते हैं। और एक चीज़ और, लगभग वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। लगभग वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। आई बात समझ में? ये वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। आई बात समझ में? तो और आभासीय प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देगा,
परंतु वो आभास होता है ना, वो हम लोग उसको पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। आभासीय प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है परंतु वह पर्दा पर दिखाई नहीं देता है। जैसे देखो एक वस्तु यहाँ पर हम लोग लिए हैं और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये देखो यहाँ पर बन रहा है, तो इस दर्पणवा के अंदर से उसको हम वस्तु को देखेंगे पकड़ के, नहीं ना। हाँ, ये दर्पण है, प्रतिबिंब यहाँ, तो टटोलो, अरे आईना में जाकर किसी को हर मुंह पकड़, बचपन कैसे करता है, हाँ बाबू देखो देखना में कौन है, हले, हाँ पकड़े लगता है ना, तो पकड़ाएगा नहीं ना, तो वही प्रतिबिंब यहाँ है, तो अंदर तो नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ, तो प्रतिबिंब दिखता है लेकिन वो आभास होता है। क्यों? क्योंकि जो किरण आता है ना, तो यहाँ आते हुए प्रतीत होता है, वो रियल में वहाँ नहीं होता है, वो कल्पना किया जाता है कि यहाँ पर है। आई बात समझ में? तो इस स्थिति में जो बनता है इसको कहते हैं हम लोग आभासीय प्रतिबिंब। दिक्कत यहाँ तक है? नहीं है। तो पहले प्रतिबिंब लिखो, इतना बनाओ, तब फिर इसका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं दोनों का। वास्तविक प्रतिबिंब फिर किसको बोलेंगे भाई? तो देखो, जब भी सुनना, जब भी किसी बिंदु स्रोत से, मान लो बिंदु स्रोत मतलब बहुत दूर पर ना कोई एक सोर्स है, सोर्स से क्या होता है भाई, सोर्स से प्रकाश निकल रहा है इस तरह से, ठीक। तो जब भी किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, जब भी किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, किससे, दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलते हुए दिखाई देता है, वास्तविक मतलब सही में ना, सही में मतलब रियल में, तो जहाँ पर सही में मिलते हुए दिखाई दे, देखो देखो फिजिक्स में फोटो, अब कहो कि सही में कौन दिखेगा फिर सर, और काल्पनिक कौन होगा, तो देखो जहाँ भी काल्पनिक होगा ना वहाँ ऐसे 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 डॉट से दिखाया हुआ रहेगा। आई बात समझ में? जहाँ भी काल्पनिक होगा वहाँ ऐसे डॉट से दिखाया हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे, जब भी फोटो बना हुआ दिखेगा तो ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा उसमें। अब तब वहाँ हमको समझना है कि ये क्या है, महसूस हो रहा है ना, वो कैसा है, काल्पनिक है, आभासीय है। आई बात समझ में? हम क्या बोल रहे हैं भाई कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में मतलब सही में ना, रियल में वास्तव में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो वास्तव में कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें डॉट लाइन कहीं नहीं दिख रहा है, तो वास्तव में जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं वहाँ पे हमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परंतु अगर वही बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें ना दर्पण से परावर्तन के बाद कहीं मिलते हुए प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं मिलेगा, कैसा होता है, महसूस हो रहा है कि कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, महसूस हो रहा है, ये सिर्फ महसूस होगा, ऐसे ये यहाँ मिलता है, ऐसा दिखेगा हमको, दूर से दिख रहा है कि वहाँ मिलेगा, लेकिन पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। आई बात समझ में? फिर से एक बार, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में, कैसा, वास्तव में मिलते हुए प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं होता है, वास्तव में मिलता है, तो उस पर बने इमेज को, प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और अगर वही बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलते हुए प्रतीत होता है, आभास होता है, तो उस पर बनने वाली प्रतिबिंब आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। दिक्कत नहीं? दिक्कत? तो चलो लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब लिख के डैश दो। अब लिखना, इस समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला,
है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में, जो आईना हम लोग घर में देखते हैं उसमें ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण में, याद रखना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। कभी ऐसे देखे हो आईना में? प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। कभी फोटो खिंचवाए हो तू लोग? हाँ या ना? रोज दिन कैमरा से फोटो खींचता होगा मोबाइल से। कभी फोटो निकलवाना ना, हाथ ऐसे करके फोटो खिंचवाना, ऐसे। तो फोटो तो हम लोग के यहाँ है, तो हाथवा तो फोटो ये से बाहर निकल दिखेगा, दिखेगा ना? काहे कि वो समतल है ना। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चौथा लिखना, मतलब अगला लिखना, प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा होता है। प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, सीधा और उल्टा दोनों बात लिखवा दिए हैं। देखो तो ऊपर में लिखे हैं ना, सीधा होता है और फिर लिख रहे हैं कि उल्टा होता है। अरे तो उल्टा, सीधा का मतलब ये सीधा, ये सीधा, ये टेढ़ा, ऐसे ऐसा वस्तु रहेगा तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो यहाँ ई सीधा है कि वस्तु ऐसे सीधा है तो प्रतिबिंब ऐसे ही सीधा बनेगा, सीधा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन प्रतिबिंब वस्तु ऐसे इधर का रखा हुआ है तो प्रतिबिंब उसका उल्टा बनेगा। आई बात समझ में? ये बात लिखा हुआ है ना, तो वो सीधा वो टेढ़ा मत समझ लेना ना। अगला लिखना, प्रतिबिंब आभासीय होता है। आभासीय होता है। अगला लिखना, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे होता है। लिख लिए? तो देखो, गोलीय दर्पण जो होता है, मान लो एक गोला इस तरह से हमारे पास है, वो भी खोखला है। खोखला मतलब अंदर से कुछ नहीं है, एक सिर्फ दर्पण है इस तरह से, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या किए कि दो टुकड़ा बना दिए, ठीक। दो टुकड़ा, मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग इसको दो टुकड़ा में बांट दिए, बट गया। अब इसके
एक सतह को, इसमें दो सतह दिखाई देने लगा। कैसे सर? एगो इधर सतह है, एगो इधर सतह, इधर से एगो इधर सतह है, एगो इधर सतह, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के दो टुकड़ा कर दिए हम लोग, उसको पटक दिए, टूट गया वो दर्पण, ठीक है। तो इसमें दो टुकड़े हमें दिखाई दिए, एक ऐसा और एक ऐसा। तो कभी भी दर्पण के दाहिने साइड हमेशा ना, जब भी दर्पण का फोटो बनाने के लिए तुम लोग को मिलेगा तो हमेशा ध्यान देना एक बात को कि दर्पण को हमेशा पॉलिश्ड जो करते हैं ना, वो हमेशा दाहिने तरफ करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का दर्पण हो। किधर करते हैं? दाहिने तरफ। तो ऐसे मुंह बना के और दाहिना तरफ देख लो, किधर हुआ? इधर ना। हाँ, तो जब भी होता है तो दर्पण के एक साइड को हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश्ड कर देते हैं। कर दिए, एक साइड को हम लोग इसका पॉलिश्ड कर दिए। देखो दोनों तरफ से दाहिना तरफ ही किए हैं ना। ये ध्यान देना कि दर्पण जब भी पॉलिश करेंगे तो अपने हाथ को ध्यान देना दाहिने तरफ से पॉलिश करेंगे, ठीक ना। और वस्तु जब भी रखेंगे तो बाएं तरफ रखेंगे। अरे ये बात समझ में बोल रहे हैं इसे? क्या कि फोटो बनाने में काम आएगा। अभी इससे ना बहुत सारे तस्वीर इमेज बनाना है ना, कि जब जहाँ कहाँ रखते हैं तो क्या बनता है प्रतिबिंब, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम लोग को लगभग 6 इसमें और 3 इसमें, मतलब 6 3 9 10 प्रतिबिंब हम लोग को बनाना होगा। तो वहाँ पर ध्यान यही देना है कि जब भी हमें दर्पण बनाना हो तो दर्पण को पॉलिश्ड हमेशा दाहिने हाथ के तरफ से करेंगे, ठीक। और प्रकाश जब भी आएगा तो हमेशा बाएं हाथ के तरफ से आएगा। वस्तु जब भी हम रखेंगे तो बाएं हाथ की तरफ रखेंगे। आ रही है बात समझ में? ये बात को हम लोग को नोट करके रखना है दिमाग में। चलो, तो कह रहे थे कि खोखला गोला है और खोखला गोला का 2 टुकड़ा कर दिए हम लोग। खोखला गोले को 2 टुकड़ा कर दिए, ठीक है। 2 टुकड़ा हम लोग को दिखाई दिया। दोनों टुकड़े को एक हिस्से, दोनों टुकड़ा में एक हिस्सा यानी एक सरफेस को हम लोग क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। पॉलिश कर दिए मतलब इससे पॉलिश्ड किया हुआ रहता है। जो दर्पण हम लोग देखते हैं ना, उसे AgBr मतलब कौन ब्रोमाइड तो कहा जाता है, उससे हम लोग इसको पॉलिश्ड कर देते हैं। ऐसे भी हम लोग घर में आईना जो देखते हैं उसका सिल्वर ब्रोमाइड हाँ, उसके पीछे जो है से पॉलिश्ड किया हुआ रहता है ना, तो इसी से पॉलिश्ड कर दिया जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है, दिमाग में रखना, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। तो इसको हम लोग पॉलिश्ड कर देते हैं। अब पॉलिश्ड करने से क्या होता है भाई? एक सतह तो इसका ढक गया, नहीं पॉलिश्ड करोगे तो वो शीशा रहेगा, इस पार से उस पार दिखेगा, तो कोई फायदा हम लोग को फिर नहीं होगा ना। हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं तो एक साइड उसका पॉलिश किया हुआ रहता है। पॉलिश कर दिए सर। अब क्या हुआ भाई? जब एक साइड पॉलिश हो गया तो प्रतिबिंब चाहे तो इस पर बनेगा या इस पर बनेगा, यही ना होगा। तो इसका एक नाम होता है। इस खोखले गोले के 2 टुकड़े होते हैं और दोनों टुकड़े के एक नाम होते हैं। तो क्या नाम होता है भाई? तो एक को कहते हैं उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और दूसरा को कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो कहोगे सर कैसे पहचानेंगे कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है ना? कैसे पहचानेंगे कि उत्तल कौन है अवतल कौन है? आप तो यहाँ लिख दिए, वहाँ फोटोया में कैसे जानेंगे? अरे भाई देखो, जिसका भी परावर्तक सतह मतलब जिसमें पॉलिश नहीं किया हुआ रहता है, जैसे इधर पॉलिश किया हुआ है, ठीक ना, जिसका भी परावर्तक सतह उठल रहेगा, क्या बोल रहे हैं? उठल रहेगा, तो वो उत्तल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? उठल मतलब उत्तल, नहीं समझा? क्या बोले? जिसका भी परावर्तक सतह उठल रहेगा। देखो परावर्तक सतह इधर से उठा हुआ ऐसे है ना, तो जिसका भी उठल रहेगा उसको क्या कहेंगे? उत्तल। तो जब उठल उत्तल हो गया तो दूसरा का क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या नहीं तो एक और उपाय है जो CBSE वालों के लिए हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर जैसे केव मैंने क्या होता है? गुफा। कैप मतलब गुफा। अगर गुफा की तरह दिखाई दे, गुफा की तरह परावर्तक सतह दिखाई दे ना, ऐसे गुफा की तरह ना, तो उसको कहते हैं कॉनकेव। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? कॉनकेव। जब कॉनकेव मतलब जब ये कॉनकेव है, केव की तरह है, तो ये कॉनकेव है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉनकेव, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो CBSE वाले को हम लोग पढ़ाते हैं केव कह के। ये गुफा है, गुफा टेढ़ा घुसा हुआ है, जिसमें घुसा हुआ है गुफा जैसा है, तो उसको कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव कहते हैं ना। तो घुसा हुआ जब कॉनकेव हो जाएगा तो उठा हुआ क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा।
आई बात समझ में। लेकिन जब हिंदी वाले को पढ़ाते हैं तो उसका और आसान तरीका है, उठल है तो उतल है, उठल है तो उतल है, तो जब उठल उतल है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये पहचानने का तरीका है, ये परिभाषा में मत लिख देना कि उठल है तो उतल है, हाँ तो चल जी तो वैसे ही, हाँ तो उठल है तो उतल है। अब देखो ये यहाँ क्या था भाई, तो यह एक गोला था, तो गोला का ही दो टुकड़ा है हमारे पास। अब देखो गोला में एक क्या होता है, केंद्र होता है ना। तो केंद्र को यहाँ पर हम लोग जो कहते हैं, तो इसी गोला का ये दोनों टुकड़ा है ना, तो इसका भी तो एक केंद्र होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ, इसका भी एक केंद्र हो सकता है, होगा ना। तो गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये मैथ्स वाली बात है सारा चीज, हाँ कि केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। लेकिन हम लोग यहाँ फिजिक्स में दर्पण पढ़ रहे हैं, तो वो उसी केंद्र से परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, परावर्तक सतह के मिलाने वाली रेखा, इस सतह को मिला रही है एक रेखा, तो इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखना वक्रता त्रिज्या दर्पण के जिस बिंदु पर त्रिज्या लाके मिलती है, देख रहे हो यहाँ, दर्पण के जिस बिंदु पर त्रिज्या लाके मिलती है, इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव, पोल कहा जाता है अंग्रेजी में। क्या कहते हैं, ध्रुव। तो ये इसके साथ भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एगो में बता रहे हैं तो एकेगो में नहीं, इसके साथ भी, इसका भी इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र ना। यहाँ से इसको अगर मिला दिए ऐसे तो इसको वक्रता त्रिज्या कह देंगे ना। जिस बिंदु पर मिला दिए इसको हम लोग पोल कह देंगे, धुरी कह देंगे। आई बात समझ में। अब देखो तो इसको धुरी कह देते हैं। क्या क्या बताए भाई, खोखले गोले के दो टुकड़े होते हैं, दोनों टुकड़ा को एक को कहते हैं उत्तल, दूसरा को कहते हैं अवतल। उत्तल किसको कहते हैं, जिसका सरफेस उठा हुआ रहता है उसको उत्तल कहते हैं, धंसा हुआ है तो अवतल कहते हैं, ठीक है। अगर केव जैसा है तो कॉनकेव कहेंगे यानी अवतल कहेंगे, और अगर उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स हो जाता है यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स। उस हिसाब से इंग्लिश से, हिंदी से उत्तल अवतल। और क्या भाई, वक्रता मतलब ये गोला है तो गोला का एक केंद्र होता है, तो उसी गोले का एक हिस्सा होता है क्या चीज, दर्पण। तो गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के लिए वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इसको सी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका नाम है। बार बार हम बोल रहे हैं, ध्यान में रखना है इस चीज को। इसको सी से सूचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं। किसको, दर्पण के परावर्तक सतह को जहाँ वक्रता केंद्र से त्रिज्या खींचा जाता है या जिस बिंदु पर मिलता है, इसको हम लोग धुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, धुरी। अंग्रेजी में इसको पोल कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, अब एक बिंदु और होता है हमारे पास, इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस किसको कहते हैं भाई, तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद, देखो हम बोलते हैं सिर्फ सुनते रहना, सब याद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं भाई, तो बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, या जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के परावर्तक सतह से, प्रकाश की किरण मान लो ये किरण आ रही है इधर से ना, तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के परावर्तक सतह, पॉलिश वाला सतह नहीं, किस सतह से, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब ये इधर से जा रहा था, टकरा के लौट गया, यानी टकरा के जब वापस लौटता है ना, तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है, किस बिंदु से होकर गुजर रही है, इस बिंदु से, तो जिस बिंदु पर वह काटती है ना, किसको, इस अक्ष को, इस अक्ष को, इस अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, इसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। अंग्रेजी में भी इसका नाम फोकस ही है, ठीक है। तो इतना बात को हम लोग लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलो
लिखना गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण लिख के डैश देना, उत्तल दर्पण लिख के डैश देना। उसमें लिखना कि खोखले गोले का वह टुकड़ा, क्या लिखेंगे, खोखले गोले का वह टुकड़ा, खोखले गोले या खोखले गोले का वह टुकड़ा थोड़ा सा उसमें एडिट कर लेना, लिखना खोखले गोलीय दर्पण लिखना, खोखले गोलीय दर्पण या खोखले गोले कांच का वह टुकड़ा लिखना, खोखले गोले कांच का वह टुकड़ा, खोखले गोले कांच का वह टुकड़ा, वह टुकड़ा जिसके 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 अंदर के सतह, जिसके अंदर के सतह, जिसके अंदर के सतह रंजित किया हुआ हो, रंजित मतलब पॉलिश्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, रंजित किया हुआ हो, रंजित किया हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक ना। उत्तल दर्पण कहलाता है। वही बात लिखना अवतल में गोलीय कांच का वह टुकड़ा, अवतल में, हाँ, गोलीय कांच का वह टुकड़ा, गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका, गोलीय कांच का वह टुकड़ा जिसका जिसका बाह्य सतह रंजित किया हुआ हो, जिसका बाह्य सतह रंजित किया हुआ हो। रंजित करना मतलब पॉलिश्ड करना, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान में रखना। बाह्य सतह रंजित किया हुआ हो, जिसका बाह्य सतह रंजित किया हुआ हो, बाह्य सतह रंजित किया हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है, अवतल दर्पण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग यही गोला पढ़ रहे थे। तो गोला का अगर एक हिस्सा कहें तो एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। अभी तुरंत हम लोग बताए कि जिसका उठा हुआ भाग रहेगा उधर के हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और जिसका धंसा हुआ रहेगा इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब देखो ये गोला है, गोला का ही दोनों टुकड़ा है ना। तो गोला जिस गोला यानी ये गोला जिसका केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो लिखना वक्रता केंद्र, लिख के डैश देना, वक्रता केंद्र। लिखना गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, 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 उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को
उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा लिखना ध्रुव। 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 ध्रुव लिख के डैश देना और लिखना गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु गोलीय दर्पण के, मान लो ये दर्पण लिए ऐसे दर्पण, तो इसके ये मध्य बिंदु, कोई भी दर्पण ऐसे लिए इसका मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पोल कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब लिखना वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखना गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को 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 दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल लेटर आर से सूचित किया जाता है। सॉरी, कैपिटल लेटर आर से सूचित किया जाता है जी। इसे कैपिटल लेटर आर से सूचित किया जाता है। इन सबको ही लिख लेना। वक्रता केंद्र को सूचित किया जाता है कैपिटल सी से, ध्रुव को सूचित किया जाता है कैपिटल पी से, और वक्रता त्रिज्या को सूचित किया जाता है कैपिटल आर से ना। अब कौन बच गया? प्रधान अक्ष। लिखो प्रधान अक्ष, लिख के डैश दो। प्रधान अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। लिखना गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के ध्रुव से, मान लो यही दर्पण है, दर्पण के ध्रुव मध्य बिंदु होता है और वक्रता त्रिज्या यहाँ है ना। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र जी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा या सरल रेखा भी कह सकते हो, मिलाने वाली सरल रेखा
दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाता है। दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हो कि P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष कहलाता है। अब PC फिर तो याद रखना होगा कि P किसको कहते हैं? P ध्रुव को कहते हैं और C किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र को कहते हैं ना। तो P और C को मिलाने वाली रेखा को भी कहते हैं प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष जिसको कहा जाता है। और तो ऐसे लिखोगे तो लिखना होगा ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो अगर इच्छा है तो ये तस्वीर बना लो।